हेलो दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस। इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे और पूरी तरह से एनालिटिकल। साथ में कई सारे इन्फॉर्मेशन इसमें रहेंगे, कई सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको देंगे जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो आज पहला सेशन है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विश्व कौशल एशियाई प्रतियोगिता 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 10वीं या ऑप्शन डी 6ठी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8वीं। भारत की 8वीं रैंक रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा जान लेते हैं। तो इसका आयोजन, इस प्रतियोगिता का आयोजन ताइपे ताइवान में 29 नवंबर तक किया गया था। कुल, यहाँ कुल होगा, कुल 29 देशों में भारत की रैंकिंग 8वीं रही थी। मतलब कुल 29 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। इसमें प्रतियोगिता में रोबोटिक, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, वेब टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे फ्यूचर स्किल पर जोर दिया गया था। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो कुछ आपको हम इंडेक्स और वो कौन कौन से संस्था उसको जारी करते हैं और हमारा देश भारत का उसमें क्या रैंकिंग है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये WIPO विपो नाम की संस्था जारी करती है और इसमें भारत का रैंक है 38। टोटल 139 कंट्रीज़ में भारत की रैंकिंग क्या है, 38। फिर अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसको ग्लोबल फायर पावर नाम की एक संस्था है वो करती है इसकी स्टडी। इसमें भारत 145 कंट्रीज़ में 4th पोजीशन पे है, चौथे नंबर पे है भारत। अगला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इसको IMD नाम की संस्था जारी करती है, जिसमें भारत 39th पोजीशन पे है, टोटल 64 कंट्रीज़ में। उसके बाद अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। इसको जारी करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। और इसमें भारत काफ़ी पीछे है, 193 कंट्रीज़ में 134th पोजीशन पे है हमारा भारत। फिर अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसको जारी करने वाली संस्था का नाम है IEP। इसमें भारत 163 कंट्रीज़ में 16वें नंबर पर है। 16वां या 116वां होगा, इसका सही आंसर 116 यानी कि 116 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व जस्टिस रविंद्र नाथ सावंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा, आपको ऑप्शन भी दिख रहा है, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का इनको लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देखते हैं। तो इसके बारे में है कि पश्चिम बंगाल के जो अभी गवर्नर हैं उनका नाम है CV आनंद बोस। अभी पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों, इस साल चुनाव भी होने वाले हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगला इसमें इसके बारे में जानते हैं। तो लोकायुक्त की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। और लोकायुक्त के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो इनका पहला काम होता है भ्रष्टाचार की जांच करना, कोई अगर शिकायत है तो उस पर कार्रवाई करना, और अगर कोई शिकायत नहीं आ रही है तो भी स्वतः संज्ञान ले सकते हैं ये। ठीक है। फिर है संविधान में लोकायुक्त की नियुक्ति का सीधा कोई भी प्रावधान नहीं है। यह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनेंगे।
क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें है कि अभी कौन कौन से क्या क्या उनको पद मिला हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है फिक्की के अध्यक्ष, FICC है। फिक्की के अध्यक्ष अभी कौन है? अनंत गोयनका, ठीक है। फिर है जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष, ये हैं S कृष्णन। BSF के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक मतलब ये BIS, भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग जी हैं। जबकि IMF के कार्यकारी निर्देशक के रूप में उर्जित पटेल, जो फॉर्मर हमारे RBI गवर्नर भी थे, उनको नियुक्त किया गया है। RBI के अभी 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 26 नंबर, कई बार नंबर पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो ये 26वें नंबर के RBI गवर्नर हैं। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड के CEO हैं B साईराम। और मुख्य सूचना आयुक्त CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये हैं राजकुमार गोयल जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागालैंड का राज्य दिवस कब मनाया गया, या मतलब किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 1 दिसंबर, 9 नवंबर, 19 दिसंबर और 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा आपको 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में देख लीजिए, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारतीय गणराज्य का 16वां राज्य बना। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई भी राज्य कब भारत के कौन से नंबर का राज्य बना है। फिर है अभी इसके कुछ राइट्स इसको दिए गए थे। तो अनुच्छेद 371A में नागालैंड के बारे में कहा गया है, 371A होगा। यह सुनिश्चित करता है कि संसद का कोई भी कानून नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा इसे स्वीकार न करे। खास करके जब तक राज्य विधानसभा इनके संसद द्वारा पारित कानूनों को स्वीकार नहीं करेगी तब तक यहाँ पर कानून लागू नहीं होगा, ऐसा यहाँ प्रावधान है। इनमें क्या क्या है, तो कानून किसके संबंध में होना चाहिए? तो नागा पारंपरिक कानून के संबंध में अगर कोई कानून सांसद से लागू होता है तो उसे राज्य विधानसभा में भी स्वीकार होना पड़ेगा, तभी वो वहाँ लागू हो सकता है। या फिर वहाँ पर जो भूमि है और वहाँ के जो संसाधन है उसका स्वामित्व या हस्तांतरण भी उसी आधार पर हो सकता है। और नागा पारंपरिक कानून के अनुसार ही जो न्याय है, जो प्रशासन है, वो भी उसी के अनुसार किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, सॉरी यहाँ डेट नहीं दीजिए आप, 1956 ऐसे 1 नवंबर जो है ये आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा और मध्य प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस है। ठीक है, उसी तरह से 9 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को राज्य का दर्जा मिला था, तो इसके ये स्थापना दिवस हो गए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना दिवस है, उसको भी बिहार से अलग करके राज्य का दर्जा दिया गया था। जबकि 19 दिसंबर 1987 को गोवा का स्थापना दिवस है, क्योंकि इसी दिन गोवा को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो इसका सही आंसर होगा 20 मेडल। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर 20 मेडल होगा। कौन कौन से मेडल थे तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत ने इसमें कुल 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 9, 6, 15 और 5, 20 मेडल जीते थे। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था और यह भारत में पहली बार आयोजित भी किया गया था और भारत इसके पदक तालिका में पहले नंबर पर रहा था।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सॉरी उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो पहला है फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका आयोजन आपको यहाँ पे कुछ त्रुटियाँ हुई है, धीरे धीरे इसको सही कर लिया जाएगा। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन ब्राज़ील में होगा, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान में है, जबकि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन इटली के मिलान और कॉर्टिना डी शहर में होगा। उसी तरह से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल इसका आयोजन आपको 2028 वाले का लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, जबकि यही ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है कि COP30 क्लाइमेट समिट का आयोजन किस देश में हुआ। कॉप के बारे में कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस है यूएसए, साउथ अफ्रीका, चाइना और ब्राज़ील। COP30 क्लाइमेट समिट का आयोजन किस देश में हुआ। तो इसका सही आंसर होगा, हम लोग देखते हैं, सही आंसर है ब्राज़ील। ऑप्शन डी सही आंसर है, ब्राज़ील। यह ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित हुआ था, जो अमेज़न वर्षावन का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह सम्मेलन 10 नवंबर से 21 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। इसमें प्रमुख लक्ष्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही गई, क्योंकि हमारा जो वैश्विक तापमान है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की संभावना बढ़ रही है। तो इसको जो है एक सीमित रखने के लिए बात कही गई है। अमेज़न जैसे महत्वपूर्ण वर्षावन को बचाने के लिए कई तरह की विशेष रणनीतियाँ बनाई गई है। उसके अलावा कोयला, तेल और गैस के उपकरणों को चरण तरीके से समाप्त करने के लिए रोड मैप पर वैश्विक सहमति बनाने की कोशिश की गई। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को हासिल करने की भी प्रतिबद्धता जताई है दुनिया के सामने कि भाई साहब हम 2070 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर लेंगे। हालांकि COP30 का जो थीम है उसका थीम था मोतिराओ। इसका मतलब होता है, ये एक विदेशी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सा समिट कब हुआ था। G20 2025 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था, अभी हाल फिलहाल में किया गया है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ किया गया है। 25वां SCO समिट का आयोजन चीन में किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का आयोजन ये आपको दावोस स्विट्ज़रलैंड में किया गया है। एशियान समिट का आयोजन मलेशिया में किया गया। एशियान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये आपको उड़ीसा में आयोजित किया गया था। और विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, थर्ड AI एक्शन समिट का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अब तक अपने सबसे वजनी सैटेलाइट ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 जिसका वजन 6100 किलोग्राम है को किस रॉकेट की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च करने में सफल हुआ। तो इसके ऑप्शंस हैं आपको, रॉकेट के नाम LVM-3 रॉकेट, GSLV Mk3 रॉकेट, PSLV C-25 रॉकेट और PSLV C-37 रॉकेट। तो इसका आंसर, सही आंसर हम लोग देखते हैं। सही आंसर इसका है ऑप्शन A,
रॉकेट, जिसे हम लोग बाहुबली रॉकेट के भी नाम से जानते हैं। इसी रॉकेट का यूज़ चंद्रयान 3 में किया गया था। इस रॉकेट की मदद से अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के सैटेलाइट को भेजा गया है। इस लॉन्च के साथ ही इसरो की वैश्विक पहचान बनी है कि ये भारी वजन ले जाने में भी सक्षम है। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपने 100वें मिशन 100th मिशन में GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अगला है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसके ऑप्शंस हैं 350वीं, 355वीं, 357वीं या 359वीं। तो इसके सही आंसर आपको यहाँ दिख गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 359वां जयंती अभी हाल ही में मनाया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करें तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। जहाँ पर अभी भी आप जाओगे तो पटना साहिब में इनके जन्म स्थल पर बहुत भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है। अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद 1675 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की आयु में ये सिखों के 10वें गुरु बने थे और 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की बैठक कहाँ हुई? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में COP21 सम्मेलन के दौरान हुई थी। उसी सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना करने वाले देशों में भारत और फ्रांस मुख्य देश थे। इसका मुख्यालय, ये पहली ऐसा मतलब वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय भारत के गुड़गांव में है, मतलब भारत में है। इससे जुड़ने वाला जो 100वां देश है वो पराग्वे था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और अभी हाल फिलहाल में इसमें 104वां देश अर्मीनिया जुड़ा है, जबकि 107वां देश मोल्दोवा जुड़ा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी तरफ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आप देख लो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर के बारे में चर्चा की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका आपको हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। आसियान, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है, ढाका जो उसकी कैपिटल है वहाँ पर। और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। तो दोस्तों आज का ये करंट अफेयर सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इसी तरह की जानकारी लगातार चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू।